मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। और आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। और आज दोबारा से हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर। और आज हम बात करेंगे किस चैप्टर के बारे में, एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो इंडियन इकोनॉमी की एक हिस्टोरिकल इवेंट है। बिकॉज इन दिस इवेंट or after that event, our economy has taken a path of success and development and a pace of development, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट की रफ्तार पकड़ा। और कौन सी इवेंट थी? दैट इज ऑल अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ी। आज हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स हमारे लॉन्च किए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करे। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें सीखना है क्या कि व्हाई एनईपी लॉन्च्ड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत में आया क्यों? तो बोर्ड पे बहुत ही अच्छे मेंटेन एंड सिस्टमैटिक वे में मैंने रीजंस लिखे हैं। एनईपी के रीजंस क्या थे? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट रीजन इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखना कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमांड और फ्लैगशिप था, इकोनॉमी को लेके दौड़ने वाला जो फ्लैगशिप था, वो किसको दे रखा था? वो पब्लिक सेक्टर को दे रखा था। तो 50 सालों में पता चला कि पुअर परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर पुअरली परफॉर्म्ड है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? मार्क्स लाने भाई, हमें मार्क्स का ही तो खोज है। वी आर एट द स्कोर हंट एकेडमी। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हें लिखना। क्या? पब्लिक सेक्टर गिवन डोमिनेटिंग रोल इन डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर को डेवलपमेंट के पाथ में डोमिनेटिंग रोल दिया, आपने उसको डोमिनेंट सेक्टर रखा कि तू ही संभालेगा, तू ही करता धरता है। मगर एक्सेप्ट फ्यू यूनिट, कुछ यूनिट तो थी जो अच्छा काम कर रही थी, बाकी सब परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था, निराशजनक था। पहली बात। ह्यूज लॉसेस, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या थे? लॉसेस में थे। माउंटेन ऑफ डेब्ट, कर्जों के पहाड़ थे। और डेट सोशल वेट, मतलब पूरे समाज पर एक वेट के समान था, एक भार थे पब्लिक सेक्टर। नंबर 2, डेफिशिट इन बीओपी, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिशिट में जा रहा था। क्यों? बिकॉज इंपोर्ट्स वर मोर देन एक्सपोर्ट। भारत के इंपोर्ट, मतलब कि टैरिफ कोटा और इतनी सख्त स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना रखी थी उन्होंने, लाइसेंसिंग सिस्टम, टैरिफ कोटा, उसके बावजूद भी इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट क्या थे? कम थे। तो बीओपी डेफिशिट था। स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की ग्रोथ बड़ी स्लो थी। क्यों? बिकॉज क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स वाज वेरी लो। हमारे इंडियन गुड्स की क्वालिटी बहुत क्या थी? लो थी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो थे इंडियन, उन्हें प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षण, उनको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया था कि अब उन्हें कंपटीशन की चिंता नहीं थी। तो वो क्वालिटी पे कोई विश्वास नहीं रखते थे, वो अपने मनमानी तरीके से लो क्वालिटी गुड्स बनाते थे और हाई प्राइसेस पे बेचते थे। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इतना ज्यादा गिर गया था कि ओनली 2 वीक्स, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया कि 14 दिन का इंटरनेशनल बिल पेमेंट का पैसा था हमारे पास। तो फिर क्या करते? मरता क्या ना करता, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने ही थे। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब कि देश में डे बाय डे क्या हो रहा था? जनरल प्राइसेस राइज होते जा रहे थे, तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो था बढ़ता जा रहा था। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, जितनी भी आवश्यक चीजें थी उनकी शॉर्टेज हो रही थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ? 1991 में वर्ल्ड बैंक, बच्चों वर्ल्ड बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भारत को प्रेशराइज करा कि आपको 7 बिलियन का हम लोन देंगे इकोनॉमी को सुधारने के लिए, मगर शर्त है कि आप अपने रिफॉर्म्स लाओ, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाओ। और रातों रात 90 में ये बात चली और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च कर दिए। तो वेलकम टू द चैप्टर हमारे स्टार्ट हो गया है। रीजंस पढ़ो, आप एक एक करके पढ़ाऊंगा। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और क्या क्या उनमें कदम उठाए गए। सो पॉज द वीडियो, इस वीडियो को पॉज कर लो और इस टेबल को अच्छे से उतार लो, क्योंकि एग्जाम में देखो भर भर के इधर उधर लिख दूं ना, समझ में तो आ जाएगा, मगर एग्जामिनर को यार लिख के भी दिखाना है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी का पहला कंटेंट क्या है? लिबरलाइजेशन। मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको हटाना क्या है, लिबरलाइज होना है। अब लिबरलाइजेशन में तीन तरीके के रिफॉर्म हुए, उसमें सबसे पहला रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो लाइसेंसिंग सिस्टम से सफर थी, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उसको कैसे ठीक करा, तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया। सबसे पहले 5 इंडस्ट्रीज को सिर्फ कहा कि आप लाइसेंस लो, कौन सी 5 याद रखना, एल्कोहलिक ड्रिंक्स शराब, सिगार एंड सिगरेट्स और टैबाकू तंबाकू वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस मतलब जो एयरलाइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जो इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सप्लोजिव आइटम्स यूज होते हैं, और स्पेसिफिक हैजार्डस केमिकल मतलब कुछ ऐसे नेचर के केमिकल जो कि क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा धमाका या बड़ी बात प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल डोमिनेंट था, मतलब सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर ने हथियार रखी थी। अब सबसे पहले 17 से 8 करा इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर से ले ली और 8 कर दिया, और अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी जो खाली मोनोपोली पब्लिक सेक्टर का है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस। उसके अलावा सब जगह प्राइवेट लोगों को क्या करा, छूट दे दी कि आप आओ। पहले बहुत सारी गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी, मगर अब डी रिजर्वेशन करा, गुड्स प्रोड्यूस बाय एसएसआई रिड्यूस कर दिए, और बाकी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी अब उसमें जा सकती थी। मार्केट फोर्सेस को क्या कहा, प्राइसेस अब कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एमआरटीपी, इसे ध्यान से पढ़ो। पहले कंपटीशन एक्ट 2002 था, कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या था कि भाई हर एक इंडस्ट्री को हर एक बात करने के लिए, मतलब छीक भी मारनी है ना तो पहले गवर्नमेंट के पास जाए, मतलब एक्सपेंशन करना है तो गवर्नमेंट के पास जाओ, ब्रांच ओपन करनी है तो गवर्नमेंट के पास जाओ, क्वांटिटी बढ़ानी है तो गवर्नमेंट के पास जाओ, लाइसेंस लो। मगर अब एमआरटीपी को रिप्लेस कर दिया, जिसने क्या करा, थोड़ा सा लिबरलाइज करा, अब इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कम हो गई थी। तो इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। प्यार से तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, फिर नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो वीडियो में बने रहो और इसको पढ़ लो। सो नोट इट डाउन, कर लो नोट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन में कैसे कैसे रिफॉर्म हो रहे थे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद जो है अब बात उठती है कि क्या फाइनेंशियल सेक्टर मतलब रुपए पैसे के सेक्टर में भी रिफॉर्म हुए। रुपए पैसे का सेक्टर मतलब आरबीआई एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कैसे कैसे रिफॉर्म हुए, देखो सारे हेडिंग्स यहां हैं और इनके हाईलाइटेड पॉइंट यहां है, मतलब एग्जाम में मस्त तरीके से हम लोग लिख के आने वाले। सबसे पहले चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि आरबीआई का जो रोल है वो चेंज हो गया। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, कमर्शियल बैंक्स को क्या करने वाला, रेगुलेट करने वाला था, अब वो बन गया फैसिलिटेटर। तो द बिगेस्ट पॉइंट इन रिफॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, रुपए पैसे के सेक्टर का रिफॉर्म का सबसे बड़ा पॉइंट भाई क्या है कि आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर आया। उसको आगे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी कमर्शियल बैंक्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होते थे, इससे जनता को पब्लिक को लोन मिलता था। पहले कौन करता था, रेगुलेट आरबीआई करता था, मगर अब आरबीआई रेगुलेटर नहीं रहा, फैसिलिटेटर रहा। वो अब फिक्स नहीं करता, इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट में अगर लोन की डिमांड ज्यादा है और लोन की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है कम है, उस फैक्टर के बेस पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होंगे। आरबीआई उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, और आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक्स को क्या देगा, सलाह देगा, मशवरा देगा, एडवाइजेस देगा। तो अब वो फैसिलिटेटेड है, वो रेगुलेटर नहीं है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, लिबरलाइजेशन आने के बाद ही प्राइवेट बैंक जो है वो ओरिजिनेट हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, अब प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स इंट्रोड्यूस होने लगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सो एंड सो काइंड ऑफ बैंक, सारे लिबरलाइजेशन के बाद भारत में सेटअप हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लो। लीड टू कंपटीशन ऑफ बेटर बैंकिंग सर्विसेज, उससे क्या होने लगा, बेहतर बैंकिंग सर्विसेज हमें मिलने लगी। और आप लोग, मैं सब, हम लोग सारे इस बात को फील करते हैं कि पहले जब बैंक सिर्फ गवर्नमेंट बैंक थे तो क्या होता था, बैंक में लंबी लाइनें होती थी और कस्टमर को जो पैसा जमा कराने जा रहा है, जो डिपॉजिटर है, उसको ऐसे लगता था जैसे कि मैं किसी से कर्जा लेने जा रहा हूं, मैं लोन लेने जा रहा हूं।
उसको कहा जाता है बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, लाइन लगी है, ये वो है। मगर अब क्या होता है, सीट होती है, आराम से बैठ सकते हो, एसी चल रहा है और स्टाफ पोलाइट है। क्यों? प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होने लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया हो गया। मतलब जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जो कहां पे बैठे होते हैं, रिसेप्शन पे, जो डील करते हैं पब्लिक डीलिंग, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत बेहतर हो गया। बिकॉज कॉम्पिटिशन, जहां पे प्रतियोगिता आ जाती है वहां पे काम करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी खूबी हुई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, लिबरलाइजेशन की। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो 33% तक क्या था, फिक्स था, फिर 50% हुआ और अब बढ़कर वो 74% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 74% तक बढ़ गया। मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड सारे अलाउड हो गए कि वो इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इजी एक्सपेंशन पॉलिसी, मतलब बैंकों को कह दिया कि अब अगर तुम्हें अपनी नई ब्रांचेस क्या करनी है, सेटअप करनी है, तो आरबीआई से हमें कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लिबरलाइजेशन का जमाना है, उदारीकरण नीति चल रही है, उदारीकरण हो चुका है, बैंक अपने आप अपनी पॉलिसी एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कीप वॉचिंग, अभी हम लोग और आगे इसमें क्या कर रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे। और इस वाले जो पोर्शन में मैंने पढ़ाया है ना, यहां पे देखो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर जितने भी क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स में मिल जाते हैं, वहां पे देखिए। और इंस्टाग्राम पे जाके स्कोर हंट एकेडमी के अकाउंट में देख लीजिए, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के पढ़ाई करो भाई, मतलब जी जान से पढ़ाई करो और एग्जाम बढ़िया होने वाला है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज करो। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आने वाले सारे रिफॉर्म्स को पढ़ने के बाद अब बात उठती है कि सर हमें समझना चाहिए और हमें आना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि पॉलिसी का अप्रेजल क्या है, मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पॉलिसी। तो कुछ फेवर में और कुछ अगेंस्ट में रहे पॉलिसी के, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो फेवर में सबसे पहले है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व करा गया कि पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत लो थी और अब 8.5 और 10% तक भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस पॉलिसी के आने के बाद से गई। तो कुछ का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है। दूसरी तरफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगेंस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उस प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा जो फीचर है वो क्या है, उसका सबसे बड़ा फीचर होता है टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम लोग जॉबलेस ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैन पावर कम यूज कर रहे हैं, वो उसका अगेंस्ट में आया। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि करीबन अराउंड 30 मिलियन तक हमारे पास 2012-13 में और 50 बिलियन हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद आई। दूसरी तरफ अगेंस्ट में कहते हैं निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो उसने ज्यादातर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस पे ध्यान दे रहा था, इंडस्ट्रीज पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ, सिंपली निग्लेक्ट हुआ। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस पॉलिसी से पहले कितने रह गए थे, इतने रह गए थे कि 14 डेज बिल पेमेंट कर सकते थे हम, किसका, अपने फॉरेन ट्रांजैक्शंस का। तो अब हमारे रिजर्व जो है वो हाईली चेंज हो गए, बहुत तेजी से बढ़े। मगर दूसरी तरफ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कहा जाता है कि जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी क्या करी गई थी, एक्सपेक्ट करी थी, उतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बनी, 5.5 समथिंग ग्रोथ रही, उससे ज्यादा नहीं रही। राइज इन एक्सपोर्ट, फेवर वाला कहता है कि एक्सपोर्ट राइज हुए, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म होने पर हमारी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज क्या हुई, बड़ी हुई, तो बहुत सारी कमोडिटीज हम क्या कर रहे हैं, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, कहा गया कि भाई एनईपी के अंदर जो टैक्स पॉलिसी थी वो इनइफेक्टिव थी। क्यों, वो टैक्स पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रही थी, मतलब कि इनइक्वालिटी को रेस कर रही थी, मतलब कि लोगों को टैक्स जो है इस तरीके से देना पड़ रहा था कि अमीर और गरीब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस सेम देते थे। अब जीएसटी ने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, जीएसटी ने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दिया। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, पहले हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, बट इस पॉलिसी के आने से करीबन 5% इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हुआ। दूसरी तरफ अगेंस्ट में एक स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्यों, क्योंकि इस पॉलिसी ने क्या करा, डिमांड एंड सप्लाई पे ज्यादा फोकस करा, तो कंज्यूमरिज्म जो
कंज्यूमर है वो किंग ऑफ मार्केट बन गया, मतलब अब हर कोई वही बनाना चाहता था जो डिमांड में चल रहा है। तो भाई जो डिमांड में चल रहा है, लाइक डिमांड में कार्स चल रही हैं तो कार बनाने वाले भाग रहे हैं, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल वाले भाग रहे हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी कौन बनाएगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनईपी की रही। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों, अब गवर्नमेंट ने सिर्फ मोनोपोली में 3 इंडस्ट्रीज, पहली रेलवे, डिफेंस और एक्सक्लूसिव आइटम्स जो न्यू एटॉमिक एनर्जी है, उसके अलावा सब जगह प्राइवेट सेक्टर आ गया। अनबैलेंस ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमी में देखा गया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बैलेंस ग्रोथ नहीं थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी। अब मेरा यहां पे एक सजेशन आप लोगों को, व्हाट्स माय सजेशन, कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो ये हेडिंग्स हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इन सब हेडिंग्स को अगर आप बैकअप कर दो बाय डेटा, इनमें डेटा लगा दो, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं थी, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया, ये सारा का सारा डेटा अगर आपको एक ही जगह चाहिए, तो जो लोग क्या करते हैं, स्कोर हिंट एकेडमी को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वहां पे एक 1.5 मिनट की रील में मैंने इंडियन इकोनॉमी के सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटा वहां पे एक रील में क्या कर रखा है, पोस्ट कर रखा है, 1 बाय 1 अटैच करो, वहां से क्या करो, डेटा उठाओ और इन सब के आंसर में भर दो, चुटकियों में आपका आंसर बढ़िया सा बन जाएगा। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर एनईपी 1991, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी बुक में। सो कीप वॉचिंग, लर्न मोर एंड मोर, आगे आगे सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। बेस्ट ऑफ लक, और उतार लो पॉज द वीडियो, इससे पॉज कर लो, उतार लो। और एक बात ध्यान देना बेटा कि ना लाइफ में अगर कुछ काम आएगा तो वो अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन, ये बहुत काम आएगा। क्यों, क्योंकि आजकल तो टाइम पता है क्या है, पढ़ाई करने से, एजुकेशन करने से इतना ज्यादा टॉप पे लोग पहुंच रहे हैं कि भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते। 2.5 करोड़ पर, मतलब क्या है, लोगों के पैकेज हैं यार, तो 2.5 करोड़ करोड़ तक के पैकेज है, जस्ट बिकॉज दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्स। तो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनो, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कीप वॉचिंग।